हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है ज्ञानेंद्र। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ केमिस्ट्री का पहला लेसन। तो थोड़ा मैंने आपको सिलेबस बता दिया था। तो सिलेबस पहला लेसन क्या था हमारा, पहला लेसन बोल लें या फिर पहली यूनिट कह लें। पहली यूनिट जो थी वो थी सॉलिड स्टेट, यानी कि ठोस अवस्था। तो आज हम इस लेसन की स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, तो पहले कुछ मैं बेसिक आपको बताऊंगा, तो उसके बाद टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं जो होता है मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर क्या होता है? मैटर को क्या बोलते हैं हिंदी में? द्रव्य। मैटर को क्या बोलते हैं हिंदी में? द्रव्य। द्रव्य। कोई भी पदार्थ, इसको पदार्थ भी कह सकते हैं हम हिंदी में। क्या बोल सकते हैं? पदार्थ। कोई भी पदार्थ या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो स्थान घेरती है तथा जिसमें भार होता है, मतलब जो एरिया कवर करे तथा उसका कोई ना कोई वेट हो, तो क्या होगी? वो होगी मैटर, वो होगी सब्सटेंस, वो होगी पदार्थ, वो होगी द्रव्य। बात समझ में आई? अब ये द्रव्य कितनी अवस्था में हो सकता है, किस किस स्टेट में हो सकता है, ये आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, 9th 10th में, 11th में भी पढ़ा होगा। जैसे पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती हैं? ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है ना बच्चों? ठोस, द्रव, गैस कह हैं तो अभी 5, 2 और खोजी गई है ना। चौथी प्लाज्मा माना जाता है, और 5वीं कौन सी मानी जाती है? 5वीं मानी जाती है बोन्स आइंस्टीन, ठीक है। तो हमें अब इस लेसन में कौन सी अवस्था पढ़नी है? सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हमारी लेसन का क्या नाम है? सॉलिड स्टेट। तो थोड़ा तीनों में अंतर तो आपको पता ही होगा, छोटी क्लासों में बहुत से पढ़े। जैसे ठोस की बात करें हम, सॉलिड की बात कर लेते हैं। सॉलिड की बात करें, लिक्विड की बात करें, वो सॉरी लिक्विड की बात करें, लिखना था, क्यों लिख गया क्या। लिक्विड की बात करें हम, लिक्विड की बात करें, फिर गैस की बात करें। थोड़ा इनमें बेसिक डिफरेंस जानते हैं। तो हमें छोटी क्लास में बताया गया होगा कि इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं, या कण होते हैं, या परमाणु होते हैं, अवयवी कण होते हैं, ये क्या होते हैं? बहुत ही सघन तरीके से जुड़े होते हैं, ठीक है बच्चा। ये आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में। बहुत ही क्या होते हैं? पास पास जुड़े होते हैं, ये कह सकते हैं। इनके बीच जो अंतरावकाश होता है, मतलब दो अवयवी कणों के मध्य जो खाली स्थान होता है, वो बहुत ही कम होता है। बहुत ही क्या होता है बेटा? कम होता है। अब जो लिक्विड होता है, लिक्विड में होगा उनके मध्य अंतरावकाश, मतलब कणों के बीच, अवयवी कणों के बीच, या परमाणुओं के बीच, या आयनों के बीच, या अणुओं के बीच जो होगा अंतरावकाश या फिर रिक्त स्थान, वो क्या होगा? ठोस की अपेक्षा क्या होगा? अधिक होगा। जो गैसे में होता है ये काफ़ी दूर होता है। इनके अवयवी कणों के बीच अंतरावकाश बहुत अधिक होता है। बात समझ में आ गई? सबसे बेसिक अंतर है इनका। अब क्या देखते हैं? अब ये कठोर अधिक होगा। अब देखो ना, अब भाई इनके जो अवयवी कण हैं वो एकदम पास पास बैठे हैं, एकदम पास पास बैठे हैं, तो क्या होगा? अब इनमें सघनता अधिक होगी, इनके अवयवी कणों में सघनता अधिक होगी, तो आपस में एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते हैं, एक दूसरे को पकड़े हैं मजबूती से, दूर नहीं हो सकते, तो क्या होगा? कठोर होगा, है ना। अब ये लिक्विड है। अब लिक्विड में देखो, यानी कि द्रव, लिक्विड को क्या बोलते हैं? द्रव। अब द्रव में वो देख लो, जैसे
अब द्रव में है ये ठोस हो जाएगा। अरे ये तो मैंने शुरू में बता दिया, ये गैस हो जाएगी। गैस को गैस ही इंग्लिश में हिंदी में दोनों में। तो द्रव में क्या है, जो इनके परमाणु हैं, अवयवी कण जो होंगे इनके परमाणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं और अणु भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, 3 तरह हो सकते हैं अवयवी कण। तो इनके मध्य अंतरावकाश क्या होगा, अधिक होगा। ये जो इनके अणु होंगे वो इनके मध्य जो बल होगा, आकर्षण बल, वो कम होगा ठोसों के अपेक्षा। ठोसों में तो बहुत अधिक है, उनमें गैप ही नहीं है। अगर हम अध्ययन करेंगे बारीकी से जाकर तो बहुत ही कम उनके मध्य गैप मिलता है, इनमें काफ़ी गैप मिलता है। अब जैसे मैं ठोस में उंगली डालना चाहूँ तो उंगली जाएगी क्या, नहीं जाएगी ना। अनेक उंगली नहीं जा रही तो क्यों नहीं जा रही है, अनेक उनके मध्य जो अवयवी कण उनके बीच जगह ही नहीं है, तो कैसे कोई दूसरी चीज़ घुस ही नहीं सकती उसमें, है ना, तभी तो नहीं जा रही, अनेक उनके बीच जगह ही नहीं है। और अगर हम लिक्विड जैसे पानी ले ले, पानी में उंगली डाल सकते हैं, पानी में हम खुद घुस सकते हैं ना, अनेक उनके बीच जगह है कुछ, उनके अनेक हम उसमें उंगली डाल सकते हैं। तो मतलब उनके जो जहाँ पे उंगली हम डालेंगे पानी में, वो जगह उनके जो कण होंगे, उनके जो अणु होंगे जल के, वो छोड़ देंगे, एक दूसरे को छोड़ देंगे, तभी तो हमारी उंगली घुसेगी। अगर ना छोड़े तो तब क्या हमारी उंगली जा सकती है पानी में, नहीं जा सकती ना। तो वही चीज़ बता रहा हूँ मैं। तो इनके मध्य द्रव में जो आकर्षण बल होगा वो कम होगा, काफ़ी कम होगा। ठीक है, और गैस की तो बातें ना करो इतना बहुत ही कम आकर्षण बल होता है, ये नहीं कहेंगे कि हम होता ही नहीं है, होता है। क्योंकि जो कण होंगे वो एक दूसरे के साथ जाएंगे, ये नहीं कि कोई कण भाग गया कलकत्ता की तरफ, कोई कण भाग गया जम्मू कश्मीर की तरफ, कोई कण भाग गया अरुणाचल प्रदेश की तरफ, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो जिधर वो गैस के अवयवी कण जाएंगे उधर ही जाएंगे। जैसे गैस खुलेगी तो बिखरेंगे, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर उधर जाएंगे। ठीक है, कि जो इनके गैस के अवयवी कण होते हैं एक दूसरे से भगा करते हैं, गति करते रहते हैं, घूमा करते हैं। ठीक है, जो द्रव के होते हैं इनमें बहुत कम गति होती है, जो ठोस के होते हैं इनमें भी होती है, बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम। अब देखो एक चीज़ सुना होगा आप लोगों ने, कंपन, जो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन प्रत्येक दुनिया के या फिर ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु में है। तो ठोसों में भी वाइब्रेशन होता है पर बहुत कम होता है। इनके अपनी ही स्थिति में बहुत हल्का वाइब्रेशन करते हैं, और ये अपनी स्थिति में थोड़ा बड़ा डोला करते हैं। बात समझ में आई? और ये तो घूमा ही करते हैं, इतना ज़्यादा वाइब्रेशन करते हैं। बात समझ में आ गई? आशा करते हैं ये जानकारी अच्छी लगी होगी। चलो आगे देखते हैं फिर। हाँ, तो कठोरता की बात कर ली, आकर्षण बल की बात कर ली हमने, और अवस्था की बात कर ली इनकी। अब घनत्व की बात करते हैं। जैसे ठोस द्रव गैस में घनत्व किसका ज़्यादा होगा? घनत्व क्या होता है? घनत्व को डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी D = m/v होता है। m/v मतलब द्रव्यमान बटे आयतन। मास से द्रव्यमान आया, वॉल्यूम से v आया आयतन। तो अगर हम आयतन नियत कर दें, सबका आयतन नियत कर दें, 1 सेंटीमीटर क्यूब ले ले, आयतन कुछ भी ले ले, तो हम आयतन नियत कर दें तो देखेंगे जो D होगा वो समानुपाती होगा M के, है ना। D जो होगा M के समानुपाती, मतलब जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज़्यादा ही घनत्व होगा। बात समझ में आ गई? जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज़्यादा ही घनत्व होगा। अब मैं थोड़ी बात अब आपको बताना चाहता हूँ। हमने इतना बड़ा सा कोई बर्तन लिया, ठीक है, ये कंटेनर है, बर्तन है, कुछ भी है, जो मानना चाहो मान सकते हो। इसमें हमने ठोस रख दिया, ठीक, इतना ठोस रखा। अब इतना ही बड़ा एक अगला कंटेनर है, इसमें हमने उतना ही जितना ठोस भरा है उतना ही द्रव भरा। एक अलग कंटेनर लिया, उतना ही भरा, उतनी ही ऊंचाई में, उतनी ही चौड़ाई में एक गैस ले ली, गैस को बंद कर दिया। बंद करना पड़ेगा, नहीं तो गैस भग जाएगी, है ना। अब ठोस तो नहीं भगता है, द्रव तो नहीं भगता, लेकिन गैस तो भग जाएगी ना, बंद करना पड़ेगा। हमने इसको बंद कर दिया। अब बंद कैसे किया सर जी? दिख नहीं रहा है, चलो ये कर दिया, बंद है, नहीं क्या? ये गैस वाला है। किस वाला है बेटा? गैस वाला है। ये कौन सा है बेटा? ठोस वाला है, ठीक। ये कौन सा है? द्रव वाला है। सही बात। अब क्या देखना है? अब हम देखेंगे
अब थोड़ा कल्पना करो, इमेजिन करो कि किसमें द्रव्यमान ज़्यादा होगा, द्रव्यमान किसमें ज़्यादा होगा, ठोस का ज़्यादा होगा, द्रव का ज़्यादा होगा या गैस का ज़्यादा होगा। भाई देखो, हमने थोड़ी सी भी गैस डाली तो उसने पूरी पूरी जगह घेर ली। बात को समझो, जो कंटेनर था, जो हमारा बर्तन था, उसने थोड़ी सी ही गैस ने पूरी के पूरी कंटेनर को भर लिया। बात समझ में, बात समझ में आई। अब इसके जो कण थे वो मान लो इतने कण आए होंगे पूरा भरने में। बात समझ में, मान लो इससे बहुत ज़्यादा कण आएंगे फिलहाल, इतने कण या परमाणु या अणु आएंगे। ठीक, H2O के मान लो अणु आए होंगे, H2O के इतने अणु आए होंगे इतना भरने के लिए। अब अगर बर्फ़ होती, बर्फ़, तो ये पानी था, ये जमता तो क्या इसका साइज इतना ही रहता? तो इनके कण, जब बड़ी बर्फ़ बनता तो इनके कण पास पास आ जाते ना। सही बात है कि झूठ बात है? इनके कण पास पास आ जाते ना, पास पास आते तो ये सिमट जाता ना थोड़ा सा। ये सिमटता कि ना सिमटता, बताओ? ये सिमटता ना, तो सिमटता तो ये शायद यही पानी, इस पानी का अगर बर्फ़ होता तो यहाँ पे ये शायद इतने में आ गया होता। बात समझ में आई? अनेक इस जब इसका द्रव्यमान तो उतना ही था, लेकिन इसमें जगह बच जा रही, अनेक उतने में ही इसमें ज़्यादा द्रव्यमान आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसमें ज़्यादा द्रव्यमान आ जाएगा, यानी कि ठोस का द्रव्यमान ज़्यादा होगा, गैस का द्रव्यमान तो कम ही होगा, बहुत ही कम होगा। तो इसका द्रव्यमान ठोस से कम होगा, यानी घनत्व। अब हमने डी समानुपाती m बताया था ना? सही बात कि झूठ बात? बताया था कि नहीं बताया था? हाँ, तो डी समानुपाती m के बताया था ना मैंने। तो m जितना ज़्यादा होगा डी उतना ही ज़्यादा होगा। सही बात कि झूठ बात? यानी कि m इसमें सबसे ज़्यादा, यानी कि इसका घनत्व सबसे ज़्यादा। इसमें जो है ठोस से कम है, तो इसका घनत्व ठोस से कम होगा। अब गैस में तो बहुत ही कम है भैया, तो गैस का तो क्या होगा? गैस का सबसे कम घनत्व होता है। क्लियर? अब बाबू शंका है ना आपको? तो शायद किसी और समझ में आए। अब ज्ञाने नहीं समझा पा रहा है तो मुश्किल है फिर। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या बताना था आपको इनके बारे में बहुत सारे अंतर हैं। ये सब आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, क्या क्या बताएं। फिलहाल आपको थोड़ा बेसिक जो अंतर था हमने बता दिया। अच्छा, अब लेसन पे आते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते, है ना? नहीं तो यही चलता रहेगा, आधा घंटा मैं इसी को समझाता रहूँगा, बातें तो इतनी होती हैं। तो बेटा हाँ, ठोस अवस्था की बात करते हैं। ठोस अवस्था पढ़ना था। ठोस अवस्था की, सॉलिड स्टेट की बात करते हैं। ठोस अवस्था क्या होती है? पदार्थ की वह अवस्था या फिर पदार्थ की वह अवस्था जिसका क्या हो? निश्चित ज्यामिति हो, उसका जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो हो वो फिक्स हो, ज्यामिति जो हो फिक्स हो, उसका ज्यामिति फिक्स हो। ज्यामिति फिक्स का मतलब क्या हुआ? उसका कोई ना कोई क्या हो? आकृति हो, आकार हो। जैसे ज्यामिति में क्या होता है? बेलनाकार हो, गोलाकार हो, शंक्वाकार हो, किसी कार का हो, ठीक है ना? षटकोणी हो, अष्टफलकी हो, मतलब कोई सी भी आकृति हो, उसकी फिक्स आकृति होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो क्या होगी? वो ठोस अवस्था कहलाएगी। बात समझ में आ रही? अब थोड़ा सा देख लेते हैं क्या बताना था मेरे आपको। ये मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आपको रोक के वीडियो पढ़ लेना है। देखो बेटा, बुक पढ़नी ज़रूरी है, ठीक? अभी आप लोगों के पास बुक होगी तो अच्छी बात है। जो भी बुक हो आपके पास, मैं किसी बुक को नहीं कहता, अभी जो भी हो उसको बुक को पढ़ना पड़ेगा। आप बुक पढ़ेंगे तभी अच्छे से अच्छे नंबर ला पाएंगे। मैं समझाऊंगा, बहुत कुछ छोड़ूंगा, ऐसा थोड़ी ना मतलब बुक में जितना होगा टीचर उतना पूरा कवर कराएगा, ऐसा नहीं होता बेटा। टीचर जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी नोट्स तैयार करवाएगा, मैं भी वही करूँगा, ठीक है? मैं आपकी नोट्स तैयार करवाऊँगा। आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट है, सब कुछ समझने के लिए, सब कुछ जानने के लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। बुक आप पढ़िए एक तरफ से, आपके बुक पढ़ने से दिमाग खुलेगा, ठीक है? अच्छे से अच्छे आपको मतलब डाउट क्लियर होंगे बुक पढ़ने से, एकदम बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और बुक पढ़ने से ही आपको फुल में 70 लाने हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको बुक पढ़ना ही पड़ेगा। बिना बुक पढ़े ये अचीव नहीं किया जा सकता, ये कतई नहीं मिल सकता, ठीक है?
तो आपका बुक पढ़ना पड़ेगा। मैं पेज ये वाला दे ही रहा हूँ, मैं ये वाला पेज दिखा ही रहा हूँ, देखो। एक मिनट, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर मैं खिसका दिया, यहाँ पे ले सकते हो, आराम से ले सकते हो, इसको पढ़ सकते हो। अब ठोस अवस्था देख लेते हैं। ठोस अवस्था की आपको परिभाषा क्या लिखनी है, ठीक। ठोस अवस्था की आपको परिभाषा क्या लिखनी है, थोड़ा हम बताते हैं आपको। पदार्थ की वह अवस्था जिसकी ज्यामिति, आकृति निश्चित, जिसकी ज्यामिति, आकृति निश्चित तथा उनके अवयवी कणों के मध्य, उनके अवयवी कणों के मध्य क्या हो, क्या हो बेटा, एक व्यवस्था हो, एक परास हो, ठीक है। वो सब परास मतलब एक तरह का डिस्टेंस कह सकते हैं। परास को जैसे ये एक लाइन है, एक तरह का परास है, यहाँ से यहाँ तक इसका परास है। ये अवयवी कणों की यहाँ शुरुआत हुई, यहाँ तक आया है, तो क्या हुआ, इसका परास हुआ, रेंज हुई ना इसकी। रेंज को क्या बोलते हैं, रेंज तो समझते होगे ना, रेंज सुना होगा आप लोगों ने। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी रेंज है ना, जो ये अवयवी कण है एक लाइन में, ये यहाँ से यहाँ तक इनकी एक निश्चित रेंज हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, ये होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, ठोस होगा। सिर्फ इतना लिख लो, पदार्थ की वह अवस्था जिसकी ज्यामिति, आकृति व आयतन निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाती है। सिर्फ इतना लिख लो, छोड़ दो, ठीक। तो आशा करते हैं ये क्लियर होगा। अब ठोस अवस्था कितने प्रकार की होती है? ठोस अवस्था बेटा 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप होते हैं। 2 टाइप किसके, ऑफ सॉलिड स्टेट ना, 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट है ना। ऐसे पढ़ाई में दिक्कत होता है, बोर्ड पे शुरू किया जाए तो बहुत मजा आएगा। सॉलिड स्टेट, अब पहला कौन सा होता है गुरुजी, ये भी बता दो आप। तो देखो बताते हैं आपको, दिखाते हैं, सीधा सीधा आपको दिखाते हैं। अब ठोस के सामान्य लक्षण हैं, अब ये सब मैं ज़्यादातर बता चुका, मैं आपको ये सब समझा चुका, पेपर के लिए नहीं, आप पढ़ चुके, सब समझ में आ जाएगा आपको। जो ना पता है कि कौन सा पॉइंट नहीं बताया मैंने। इनका आकार तथा आयतन निश्चित होता है, बता चुका मैं। अंतरा आणविक दूरी बहुत कम होती है, सब बता चुका। इनके अवयवी कण, परमाणु, अणु, आयन, ये सब मैं बता चुका, निश्चित होते हैं। इनके मध्य से चारों दोलन कर सकते हैं, बहुत कम, ये सब मैं बता चुका। ये वाला नहीं बताया था क्या? ये दृढ़ तथा असंपीर्ण होते हैं। दृढ़ मतलब भाई जो चीज़ पास एकदम होगी वो क्या होगी, दृढ़ ही होगी ना। दृढ़ मतलब कठोर कह सकते हैं हम। असंपीर्ण मतलब जिनमें संपीड़न नहीं होता है। संपीड़न मतलब कंप्रेशन, मतलब सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना, ये संपीड़न हुआ। अब इसमें संपीड़न कहाँ हो, ये सिकुड़ते फैलते हैं का, बहुत कम ही होता है संपीड़न इनमें, या फिर ना के बराबर होता है। ठोस का घनत्व अधिक होता है, घनत्व तो मैं समझा चुका है, ये लक्षण मैंने आपको समझा दिए। अच्छा, टेंशन वाली बात नहीं है। अब क्रिस्टली, अब जब ठोस होता है, कौन सा ठोस बेटा, ठोस अवस्था जो होती है ये 2 प्रकार की होती है, मैंने बताया ना, अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। ये देखो लिखा है, एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा होता है, क्रिस्टलीय ठोस कौन सा होता है, अब थोड़ा देख लेते हैं। वीडियो कितने मिनट का बना है अभी, एक मिनट बेटा 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 बेटा, टाइमिंग तो बता ही नहीं रहा है। चलो छोड़ो, थोड़ा इनको समझ लेते फिर समाप्त करते आज की। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? अब सर जी इसमें ये कैसे जाने क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? ठोस तो एक ही तरह का हमें दिखता है। देखो पढ़ो इसको, पढ़ना का मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपको समझाता हूँ, चलो आ जाओ। चलो देखो, एक क्रिस्टलीय था, एक अक्रिस्टलीय था। जो क्रिस्टल दे सके, जो क्रिस्टल दे सके, हम एक जनरल ऐसे बोल रहे हैं, ये बुक में लिखा मिलेगा कि नहीं मिलेगा मेरे को नहीं पता,
एक मोटा दिमाग में तौर पे बता रहा हूँ। जिसके क्रिस्टल मिल सके वो क्रिस्टलीय ठोस होगा, जिसके क्रिस्टल ना मिल सके वो क्रिस्टलीय ठोस होगा। ये परिभाषा लिखनी नहीं है, आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, सब कापी में लिखनी नहीं है। देखो, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके अवयवीकरण व्यवस्थित क्रम में होते हैं, नियमित या निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आई क्या? नियमित निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। देखो, ये निश्चित क्रम में व्यवस्थित है, ठीक। अब चाहे इस तरह से व्यवस्थित हो, चाहे तो इस तरह से व्यवस्थित हो सकते हैं। यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे भर सकते हैं, यहाँ पे भर सकते हैं, यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक। अंतर समझ में आया? दो तरह के अरेंजमेंट हो सकता है। गोले ऐसे हो सकते हैं, ये आपको बना लेना है। गोले का अरेंजमेंट ऐसे हो सकता है, ठीक। मैंने बीच बीच में भरे आपकी, देखो आपकी कहाँ से भरूँगा देखना। उंगली से बेटा चलाने में थोड़ा कम बनता है, हाँ वही साइज के। अब यहाँ ध्यान लगा रहा हूँ मैं ना, ओ सॉरी, रुक जाओ, ये बड़ा हो गया। देखा, एक ये हो गया, ये हो गया। देखे यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे एक बार और बना लेता हूँ। एक बोर्ड पे जब शुरू करेंगे ना, बहुत मज़ा आने वाले है। जो एक ये वाला मान लो, देखो ये वाला, देखो इसको कितने टच कर रहे हैं। अब बेटा ये टच करेगा यहाँ पे, अच्छा टच नहीं कर रहा है, टच करेगा, ठीक। ये भी टच कर रहा है, तो इसको कितने टच कर रहे हैं? एक टच कर रहा है, 2 3 और 4 टच कर रहे हैं ना। 4 किस तरह बना है भाई? 4 टच कर रहे हैं ना बेटा जी। तो देखे तो हम कैसे बनेगा, इसको देखे तो हम कैसे बनेगा, जरा देखो। दूसरा कलर ले लेते हैं हम, चलो ये देखो, ये वर्ग जैसे बन रहा है ना, तो ये वर्गाकार व्यवस्थित है ना, है ना, वर्गाकार व्यवस्थित है। उसमें जो होगा वो वाला फिर बनाना पड़ेगा मेरे को। तो एक मिनट, ये छूना चाहिए बेटा। अब यहाँ पे देखो जरा, सॉरी यार, फिर से बनाएंगे हम, चलो बनाएंगे हम, हार नहीं मानेंगे। यहाँ पे जो होगा, इसको कितने टच कर रहे हैं, देखो यही वाला देख लो। 1 टच कर रहा है, 2 टच कर रहे हैं, 3 4 5 6 टच कर रहे हैं, देखा ना। तो ये हेक्सागोनल बनेगा, ये देखना अभी, ये कौन सा बनेगा? हेक्सागोनल बनेगा, ठीक बेटा। देखो ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, ये बना। कितनी भुजाएं आ रही हैं? ये सही बना नहीं, देखो एक ये भुजा हो जाएगी, एक ये भुजा हो जाएगी, एक ये, 3 हो गए, 4 5 6, षटकोणीय बना। बात समझिए, 2 तरह से अरेंजमेंट हो सकता है इनका। किसका बता रहे हैं? क्रिस्टलीय ठोसों का, ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोसों में भी क्या होगा? अक्रिस्टलीय ठोसों में कैसे अरेंजमेंट होता है? इनका जो अवयवी कणों का होता है, निश्चित क्रम नहीं होता कोई, ऐसे ऐसे का हो जाए, ऐसे ऐसे हो जाने लगे, फिर ऐसे ऐसे हो जाए, बात समझ में आई? ऐसे ऐसे यहाँ पे टूट जाए, यहाँ पे भर जाए, बात समझ में आ रही? ऐसे व्यवस्थित होते हैं किसी भी तरह से, ठीक। तो क्रिस्टलीय ठोसों के जो होंगे अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। अलग अलग परिभाषा लिखने की जो है, नोट्स बनाने में आप क्या करेंगे कि सीधा सीधा डालेंगे। ठोस अवस्था 2 प्रकार की हो, ठोस अवस्था 2 प्रकार की होती है, ठोस अवस्था 2 प्रकार से समझ सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं ठोस, ठीक है।
तो इस एक तरफ लिख देंगे क्रिस्टलीय ठोस, एक तरफ लिख देंगे अक्रिस्टलीय ठोस, इसे तो पॉइंट बना बना के लिख देंगे। बेटा जी अब आगे देखते हैं। ठीक, ये यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय यहाँ पे समझा देता हूँ यहाँ पे आपको। क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय इसी तरह लिख लेना, अंतर चाहे ऐसे ही लिख लेना, चाहे तो ऐसे ही इनके पॉइंट लिख लेना, ये वाले चाहे नहीं लिखना, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो लिख लेना, अच्छा और लगेगा। ठीक, आकृत क्या होगी इनकी? क्रिस्टलीय की निश्चित आकृत होगी। भाई निश्चित अरेज जो अवयवी कण होंगे उनका अरेंजमेंट क्या होता था उसमें, एकदम फिक्स था ना, बढ़िया व्यवस्थित अच्छे से, तो उनकी ज्यामिति फिर कोई बनेगी। जब अनियमित आकृत होगी, अब भाई अवयवी कण ऐसे थे ऐसे थे ऐसे पड़े थे, यहाँ से पड़ गए यहाँ, इनका कोई क्रम ही नहीं है, कोई आकृति नहीं बन रही है। बात समझ में आई? इसलिए इनकी आकृत क्या होगी? इनकी आकृत क्या होगी बेटा जी? अनियमित या अनिश्चित कह सकते हैं। इनकी ज्यामिति अनिश्चित होती है, इनकी ज्यामिति निश्चित होती है। अब गलनांक, इनका गलनांक निश्चित होगा, इनका गलनांक क्या होगा? अनिश्चित होगा। ये इनके जो परास होगा वो अधिक होगा, इनमें जो परास होगा, परास मतलब कि अभी मैंने बताया था ना, यहाँ से गोला शुरू हुआ, अवयवी कण यहाँ से यहाँ तक गया, ये किसमें पाया जाता था? क्रिस्टलीय में। ये ऐसा क्रिस्टलीय में होता था। वो अक्रिस्टलीय में शायद यहाँ तक पाया जाए, फिर यहाँ टूट जाए, फिर यहाँ तक पाया जाए, फिर टूट जाए, फिर अगला बढ़ जाए, ऐसे होता। तो ये यहाँ से यहाँ तक आया बस, यहाँ से यहाँ तक आया बस, ये ज्वाइंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक आया बस। इनमें कहाँ परास फिक्स है? इनका जो रेंज है कहाँ ज़्यादा जा रही है, तो इनकी रेंज जो होती बहुत ही कम होती है। ठीक है, बात समझ में आई? लिखा क्या है आपका ये? ताप के एक परास में नरम हो जाता है, ताप के एक परास में नरम होता है। ये पॉइंट आपको नहीं लिखना है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, जो बताया मैंने यही लिखना। इसका गलनांक क्या होता है? इनका गलनांक उच्च होता है, इनका गलनांक, एक तो ये याद रखना, इनका गलनांक फिक्स होगा। कोई भी ठोस होता है वो एक निश्चित ताप पर गलेगा। अच्छा, गलनांक वही होता है जो मतलब पदार्थ को गलने के लिए, या वह ताप जिसमें पदार्थ क्या हो जाए, गल जाए, वो उसका क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। तो ये तो फिक्स नहीं होंगे। थोड़ा मैं उदाहरण देता तो आपको क्लियर होगा ज़्यादा। क्रिस्टलीय ठोस में क्या ले सकते हैं? लोहा ले सकते हैं। इसमें आके क्रिस्टलीय ठोस में क्या ले सकते हैं? मोम ले सकते हैं, या डालडा ले सकते हैं, या घी ले सकते हैं। ठीक, अब डालडा वगैरह में क्या है, थोड़ी सी गर्मी पा के गल जाते हैं, हाँ, अब ताप के अनुसार ठंडे हो जाते हैं। अब लोहा वगैरह में क्या है? नहीं है कुछ, ऐसा है क्या? कुछ नहीं है। वो एक निश्चित ताप देने पर गर्म होंगे, वो पिघलेंगे, बस गलेंगे। और ये तो बस गल जाते हैं, क्या बताएं, समझ गए होंगे। काटना, अब किसी ठोस जो होंगे इनमें क्या, तेज़ धार वाले चाकू से काटा जा सकता है, और इन्हें तेज़ धार वाले चाकू से काटा जा सकता है, तो ये दो भागों में टूट जाते हैं, और ये दो भागों में, एक मिनट, क्या लिखना है मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ। काटना वाला कोई पॉइंट नहीं लिखना है। ठीक, नोट्स में नहीं चलेगा। दैसिकता आप देख लेते हैं, दैसिकता लिखनी है आपको। इनकी यह विषम दैसिक प्रकृति के होते हैं या समदैशिक प्रकृति के होते हैं। समदैशिक विषम दैसिक क्या है, अब इसको समझ लेते हैं बस। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, जैसे होगा अभी समझाता हूँ, मैं बुक से ही समझा देता हूँ आपको। ये यहाँ पे क्रिस्टलों में विषम दैसिकता। अब विषम दैसिकता किसमें मिली थी? अब बेटा बताओ किसमें मिली थी? क्रिस्टलीय में ना, क्रिस्टलीय में मिली थी। ये नियमित क्रम में व्यवस्थित किसके कण हैं? क्रिस्टलीय का क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय कहें। विषम दैसिकता दर्शा रहे हैं। जैसे कोई प्रकाश की किरण डाले, सीधी सीधी निकल जाए, क्या निकल जाए? सीधी सीधी निकल जाए। ठीक, क्या निकल जाए? ऐसे डाल दे यहाँ सीधी सीधी निकल जाए, ऐसे डाल दे यहाँ से सीधी सीधी निकल जाए। ठीक, तो ये क्या हुआ? विषम दैसिकता। अगर ये इरेगुलर होते, यानी अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते अवयवी कण, या फिर वो अक्रिस्टलीय ठोस होता, अगर कोई प्रकाश की किरण डालते वो ऐसे चली जाती, कोई प्रकाश की किरण डालते वो ऐसे चली जाती, सीधा सीधा निकलती। तो कौन सा गुण होता है इनका? समदैशिक। ठीक, बात समझ में आई? समदैशिक विषम दैसिक समझ में आ गया।
आशा करते समझ में आया होगा। तो आकिष्ठलीय जो होती है उनकी समदैशिक प्रकृति होती है, किष्ठलीय जो होते हैं उनकी विषमदैशिक प्रकृति होती है। समदैशिक विषमदैशिक में थोड़ा सा मैं आपको चाहे और बता दूं, वे पदार्थ जिनके मतलब किसी भी दिशा में उनके गुणों में क्या होता है, उनके भौतिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। वो समदैशिक मतलब उनके गुण समान बने रहते हैं भौतिक गुण, और विषमदैशिक जिनके मतलब प्रत्येक दिशाओं में जिनके गुणों भौतिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है, वो सभी वे गुण कौन से कहलाते हैं, विषमदैशिक। या फिर वो किस प्रकृति के होते हैं, विषमदैशिक, ऐसे कह सकते हैं। बात समझ में आ गई। विषमदैशिक समदैशिक समझने के लिए है, पेपर में पूछा नहीं जाता जल्दी से, ठीक है। समझना हमें सब कुछ है ना, सब कुछ समझेंगे तभी ये आएगा, ठीक, तभी ये आएगा। 70/70 लाना है ना, सब कुछ समझना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। चलो अब क्या देख लेते हैं हम। चलो ये हो गया। प्रकृति वास्तविक प्रकृति होती है, छद्म या अतिशीतित। अतिशीतित मतलब थोड़ा सा ही नम होने पर ये कठोर हो जाते हैं ना, वही अतिशीतित मतलब ठंड कह सकते हैं, मतलब थोड़ी सी भी ठंड पाकर ये क्या हो जाते हैं, कठोर। अतिशीतित प्रकृति वास्तविक ठोस होते हैं, ये सच में ठोस बने रहते हैं। ठंडी हो चाहे फिर गर्मी आ जाए, बहुत ज़्यादा ताप देना पड़ेगा ना, फिक्स टेम्परेचर देना पड़ेगा, तभी इनकी प्रकृति बदलती है। बात समझें। अड़ी अवयवी कणों की व्यवस्था कैसे होती है। लघु परास हमने बोला था, लघु परासी, इनमें लघु परास पाया जाता है, ऐसे लिखना आप। इसमें दीर्घ परास पाया जाता है, ऐसे लिखना। इसमें दीर्घ परास पाया जाता है, इसमें लघु परास दीर्घ परास बता चुके हैं हम। मतलब गोलों का जो क्रम होगा वो लंबी दूरी तक होगा ना, दीर्घ होगा, दीर्घ परास में दीर्घ रेंज में होगा। परास मतलब रेंज होता है, परासी लिखा, परासी न लिखना, परास लिखना आप। और इनके जो थे क्या होते, ऐसे जाकर ख़त्म हो जाए, फिर शुरू हो जाए, फिर ख़त्म हो जाए, ऐसे थे ना आकिष्ठलीय। आशा करते समय में वो है, आगे हम कल पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ेंगे इनको, आप नोट्स बनाएंगे। आशा करते हैं अच्छा लगा होगा ये सब, और बेटर से बेटर देने की कोशिश करेंगे। पहले ऐसे पढ़ाए नहीं हैं तो थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है। बोर्ड पे शुरू करें तो और अच्छे समझाएंगे, फिर आप हमें देख सकते हैं, है ना। हम हाथों से समझाएंगे, इशारा भी में बताएंगे, बोर्ड पे लिखेंगे, अच्छे समझाएंगे, फिर ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो को लाइक करें, जिसको ज़रूरत हो, जो भी आपको क्लास 12th में है, भाई है, मौसी का लड़का, मौसी की लड़की, मामा का लड़का लड़की, बुआ का लड़का लड़की, कोई भी हो, भाई बहन कोई भी हो, आस पास बगल पड़ोस, तो ज्ञानेंद्र सर ज़्यादा अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, सब कुछ समझाया जाएगा आपको, शिकायत का मौका नहीं देंगे हम, ठीक है। भरोसा करके देखिए, आपको अच्छा समझ में आएगा सब कुछ, ठीक है बेटा। फिर चलते हैं, तो थैंक यू, बाय बाय। ये वीडियो शेयर करना, और शेयर करना, लाइक करना, और कमेंट करके बताओ। और सब हाँ, कॉपी बना के मेरे पास भेजेंगे, ठीक है। सब जो है कॉपी बना के हम, मेरे जो विद्यालय वाले बच्चे हैं वो सब कॉपी मेरे पास भेजेंगे, ठीक है। कॉपी बना के फ़ोटो लेके मेरे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है।